नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो ये वारदात दिल दहला देने वाली है, क्योंकि एक बेकसूर होनहार लड़की का मर्डर होता है। मर्डर किस बात पे होता है? जब आप इस बात के खुलासे तक जाएंगे और जब इस बात का खुलासा होता है तो आप भी चौंक जाएंगे कि उस जिसका मर्डर हुआ उसकी क्या गलती थी। उसकी गलती ये थी कि उसने सपने देखे। उसकी गलती ये थी कि वो एक होनहार बच्चा था। उसकी गलती ये थी कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर से दूर थी। क्या है ये वारदात? कैसे हुआ ये कत्ल? और कौन था जिसका कत्ल हुआ? इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज की वारदात में। तो दोस्तों, आज की वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर आपकी वारदात के बारे में कोई भी राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। समय ना लेते हुए दोस्तों, चलते हैं वारदात की तरफ और सवाल जवाब का सिलसिला वीडियो के सबसे लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज की जो वारदात दो शहरों से जुड़ी है। एक रायपुर शहर, छत्तीसगढ़, एमपी से डिवाइड हुआ है स्टेट छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। एक रायपुर शहर और एक जाना माना मुंबई शहर। ये जो वारदात है ये दो शहरों में घूमती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एक फैमिली रहती है, चंद्रिका ओगरे की फैमिली। चंद्रिका ओगरे इंजीनियर पोस्ट से रिटायर, गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर, काफ़ी अच्छी फैमिली। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा। सबसे छोटी बेटी रूपल ओगरे जो है वो शुरू से ही एक होनहार बच्चा, पढ़ने में तेज तर्रार, अपने काम से काम रखने वाली बच्ची, जिसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, जो आसमान में उड़ना चाहती थी। उसका शुरू से सपना था कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती है और इसी के लिए वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखती है। ग्रेजुएशन ख़त्म होता है रायपुर में। इसके बाद वो अपने जो सपने हैं वो अपने घर वालों से डिस्कस करती है, परिवार को बताती है। फादर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट होता है। अब वो मुंबई में एक एयरलाइन कंपनी है, उनसे कांटेक्ट करती है और एज अ ट्रेनी रूपल को सिलेक्शन हो जाता है और इसके बाद वो अपना बॉम्बे में शिफ्ट हो जाती है और बॉम्बे में आती है वो मार्च 2023 को। बॉम्बे में रूपल की कज़न रहती थी ऐश्वर्या। मुंबई का जो ईस्ट एरिया है, ईस्ट एरिया में पवई इलाका है और पवई इलाके में एजी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उस सोसाइटी में ऐश्वर्या जो है रेंट पर फ्लैट लेकर रह रही थी और उसी में ही रूपल शिफ्ट हो जाती है। चूँकि जो ऐश्वर्या है वो आईसीआईसीआई बैंक में एज अ कैशियर जॉब कर रही थी और रूपल एज अ ट्रेनी अपनी कंपनी को ज्वाइन करती है और इसके बाद दोनों का आराम से अच्छा खासा दिनचर्या जो है वो शुरू हो जाती है। इधर ऐश्वर्या जो है वो अपने काम में बिजी, उधर रूपल जो है वो अपने काम में बिजी। उसका डेली का रूटीन यही था कि मॉर्निंग में अपनी कंपनी के लिए निकलना, पूरे दिन काम करना और शाम को आना। सैटरडे संडे दोनों का फ्री होता था तो एंजॉय भी करते थे। रूपल के सपने समझ लो कि आसमान चढ़ रहे थे। वो एक ऐसे उसमें थी कि 6 मंथ की ट्रेनिंग, एज अ ट्रेनी वो अपनी ट्रेनिंग करेगी और उसके बाद वो खुले आसमान में हवाई जहाज में एज अ एयर होस्टेस अपनी जॉब को ज्वाइन करेगी। लेकिन अगस्त आता है, अगस्त के लास्ट में इस बार रक्षाबंधन जो है वो थोड़ा सा लेट होता है। तो उस टाइम पे रक्षाबंधन के टाइम पे ऐश्वर्या जो है वो रायपुर आ जाती है अपने घर अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उसकी छुट्टियां होती हैं। तो वो इस बार रक्षाबंधन जो है वो अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करना चाह रही थी। रूपल जो है वो अकेली होती है, मैनेज कर रही होती। बच्चा बड़ा होता है, 23 साल का बच्चा है, तो उसको लगता है कि वो मैनेज कर लेगी। और चूँकि उसके अपने घर वालों से दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर बात होती है। एक सुबह बात होती थी और एक दोपहर में या शाम को। डेली उसका एक रूटीन था कि वो 2 बार घर में ज़रूर बात करती थी और यही रूटीन उसका हमेशा फॉलो भी होता था। बात आती है 5 सितंबर की। 5 सितंबर 2023 को सुबह उसकी, चूँकि संडे था, सुबह उसकी अपने घर वालों से बात होती है और घर वालों से बात होने के बाद फिर 1-1:30 बजे का टाइम होता है। 1-1:30 बजे जब घर वाले उसको फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन नहीं पिक होता, आंसर नहीं होता है। तो उनको लगता है कि हो सकता है शायद संडे है, घर पे है, सो गई होगी। अब घर वाले जो हैं वो अभी भी रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, सो गया होगा, थकी होती है, पूरा हफ्ता जो है वो काम होता है। तो
उसके बाद जब शाम को वो दोबारा से फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन फिर आंसर नहीं होता। अब यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी उनको होती है कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने मतलब घर वालों ने कॉल किया हो और रूपल ने कभी रिप्लाई ना किया हो। अगर वो नहीं भी उठा पाती थी तो वो आंसर जरूर करती थी, बाद में जरूर कॉल करती थी, या फिर मैसेज के थ्रू, अगर वो बिजी भी होती थी तो मैसेज के थ्रू अपने घर वालों को इंटीमेट कर देती थी। लेकिन जब फ़ोन नहीं उठा तो फिर उनको टेंशन हुई। उन्होंने ऐश्वर्या से बात डिस्कस की। ऐश्वर्या कहती है कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, देखती हूँ। ऐश्वर्या ने भी फ़ोन किया लेकिन रूपल ने कोई आंसर नहीं किया। अब रात के 8 बज चुके थे। अब फ़ोन जो है वो रूपल उठा नहीं रही थी, घर वालों को टेंशन हो रही थी। अब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में हम एक आशंकाओं से भर जाते हैं, और घर वालों का आशंकाओं से भरना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि अनजान शहर में बच्चा रह रहा है, अकेला है उस समय पे। उसके बाद वो ऐश्वर्या से बोलते हैं कि अगर तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है तो फ्लैट में भेजो और पता करो कि रूपल कैसी है। ऐश्वर्या अपनी एक दोस्त को कहती है कि तुम अब मेरे फ्लैट में जाओ और मेरे फ्लैट में जाके पता करो कि रूपल ठीक है या नहीं है। ऐश्वर्या की जो फ्रेंड है वो रूपल के फ्लैट में जाती है तो देखती है कि फ्लैट जो है वो अंदर से बंद है। आवाज़ें लगाती है, डोर नॉक करती है, डोरबेल बजाती है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आता, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। ये बात वो ऐश्वर्या को बताती है। जब वो ऐश्वर्या को बताती है तो ऐश्वर्या कहती है कि सोसाइटी के बाहर ही एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला बैठता है, तुम उससे एक काम करो, तुम डुप्लीकेट चाबी बनवाओ और फ्लैट खोलो। वो नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद वो चाबी बनवाने वाले को लेकर आती है और वो डुप्लीकेट चाबी बनवाती है। तब तक जो सोसाइटी के कुछ जिम्मेदार नागरिक थे वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। जब उनको ये बात पता लगती है तो वो भी सेंसिटिवली और एक्टिवली उसका सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं। चाबी बनकर तैयार होती है। जब चाबी से दरवाज़ा खोला जाता है तो दरवाजे के अंदर जाके जो मंजर था वो मंजर बड़ा दिल दहला देने वाला था। पूरे बेडरूम में, पूरे ड्राइंग रूम में खून फैला हुआ था और रूबल की जो लाश है वो बाथरूम में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके गले पर एक बहुत ज़्यादा डीप कट का निशान पड़ा हुआ था और खून से लथपथ हो चुका था, खून बहकर लगभग सूख चुका था। जब ये बात ऐश्वर्या को उसकी फ्रेंड बताती है तो ऐश्वर्या के भी होश उड़ जाते हैं, और यही बात वो सेम रूबल के माता पिता को बताती है। जब रूबल के घर वालों को ये बात पता लग जाती है तो उनको समझ ही नहीं आता कि वो रिएक्ट क्या करें। वो लगभग बेहोशी का आलम, माँ का रो कर बुरा हाल, पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। वो जैसे ही उनको ये बात पता लगती है वो बॉम्बे निकलने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। साथ के साथ ही जो सोसाइटी के कुछ नागरिक हैं वो पुलिस स्टेशन फ़ोन कर देते हैं। पुलिस जो है वो मौका वारदात पर आती है, फॉरेंसिक टीम के साथ आती है, क्योंकि केस जो था वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था। अंदर आती है। अंदर आने के बाद जब लाश का मुआयना करती है तो मुआयना करने के बाद एक चीज़ पता लगती है कि किसी तेज धारदार हथियार से उसका गला काटा गया है। पुलिस जो है वो लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम अपना काम करती है, जो भी एविडेंस उनको चाहिए थे वो अपने एविडेंस कलेक्ट करती है और उसके बाद वो भी चले जाते हैं। फ्लैट को लगभग सील कर दिया जाता है। पुलिस अपनी अब तहकीकात शुरू करती है। वो आसपास जो फ्लैट होते हैं उनसे पूछताछ करती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता होता। अब सबसे पहले जो एंट्री रजिस्टर होता है वो रजिस्टर चेक किया जाता है। उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था कि उस फ्लैट में पर्टिकुलर कोई आया हो, क्योंकि उस फ्लैट में कोई आया ही नहीं था और ऐसी कोई एंट्री भी नहीं थी। तो एंट्री रजिस्टर से हाथ खाली पुलिस वालों के। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो एग्जिट डोर जो गेट होता है, गेट का जो सीसीटीवी कैमरा था उसको चेक करते हैं। जब उस पर चेक करते हैं तो लगभग 35 लोगों का उस टाइम पर एंट्री और एग्जिट होता है। क्योंकि पुलिस वालों को ये चीज़ पता थी कि घर वालों ने बताया कि 10 बजे के समथिंग हमारी बात हुई है, लेकिन जब हमने 1:30 बजे फ़ोन किया तो 1:30 बजे उसका फ़ोन जो था वो नॉट आंसरिंग था। तो इसका मतलब पुलिस वालों को लगता है कि 10 बजे के बाद और 1:30 बजे से पहले उसका जो मर्डर हुआ है वो इसी दौरान हुआ है। अब पुलिस वाले जो है वो तहकीकात करते हैं। इस बीच में जब सीसीटीवी कैमराज खंगाले जाते हैं तो उसमें 35 लोग ऐसे थे जिनकी एंट्री एग्जिट हुई थी, लेकिन उसमें से भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं था। अब पुलिस वालों को ये समझ में आ गया कि कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर बाहर वाला कोई आया नहीं और बाहर कोई गया नहीं तो इसका मतलब है कि सोसाइटी के अंदर ही कोई ऐसा है जो अंदर ही अंदर जिसने कत्ल किया है और कत्ल की चीज़ों को छुपाने की कोशिश की है। अब पुलिस क्या करती है, जो अंदर के सीसीटीवी हैं, जैसे कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा होता है, सीढ़ियों के पास सीसीटीवी कैमरा होता है, लिफ्ट के पास सीसीटीवी कैमरा होता है, उन सबको खंगालती है। जब उन सबको खंगालती है तो उसमें से बाकी सबकी तो क्लीन चिट आ जाती है, लेकिन एक शख्स है जिसकी
थोड़ा सा संदिग्ध एक्टिविटीज समझ में आती हैं। तो सोसाइटी वालों से पूछताछ की गई तो सोसाइटी वालों ने बताया कि ये तो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ में से विक्रम अटवाल लड़का है। अब पुलिस जो है वो बहुत बारीकी से उसकी जांच करने लग जाती है। तो जांच में एक चीज पता लगती है कि जो विक्रम अटवाल है, जब सोसाइटी में एंटर होता है तो यूनिफॉर्म में एंटर होता है। अब जब सीसीटीवी कैमराज को बहुत बारीकी से खंगाला जाता है तो उसमें से एक चीज पता लगती है कि जो विक्रम अटवाल है, विक्रम अटवाल यूनिफॉर्म में सोसाइटी में एंटर हुआ। उसके बाद वो 10:30 बजे के समथिंग उस फ्लैट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है जो कि जिस फ्लैट में रूपल रह रही थी, और उसके बाद उसको देखा नहीं गया। लेकिन इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलता है लगभग 2-2:15 बजे। अब इन बिटवीन जब वो बाहर निकलता है तो फिर पुलिस एक चीज फिर नोटिस करती है कि जब वो उस फ्लैट की तरफ गया था तब वो यूनिफॉर्म में गया था, लेकिन जब वो बाहर आता है, जब वो बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है तब वो सिविल ड्रेस में था। अब पुलिस सोसाइटी वालों से पूछती है कि क्या आपके यहाँ पर ऐसा कुछ रूल है कि जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो अंदर ही यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो सोसाइटी वाले कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर एंट्री जो है वो यूनिफॉर्म में हो रही है तो फिर यूनिफॉर्म ही आपको पहन के रखनी पड़ेगी, चेंजिंग का कोई प्रोविज़न है नहीं। इसके बाद पुलिस कहती है कि इसका एक यहाँ पर और कौन है। तो फिर पता चलता है कि विक्रम अटवाल की वाइफ भी वहाँ पर हाउस क्लीनिंग का काम करती है। जब उसको बुलाकर पूछा जाता है कि विक्रम अटवाल कहाँ पर है तो वो बताती है कि विक्रम अटवाल जो है वो यहीं पर ही काम कर रहा है। अब विक्रम अटवाल को बुलाया जाता है। जब विक्रम अटवाल को बुलाया जाता है तो उसका बिहेवियर ऐसे था, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर था, पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन उसको पुलिस हिरासत में लिया जाता है पूछताछ के लिए। जब पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए जाया जाता है तो उसके कुछ सवाल ऐसे थे जो पुलिस कर रही थी और उसके जवाब वो बहुत घुमाकर दे रहा था। पुलिस को शक होता है और पुलिस बहुत सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर वो अपना जुर्म कबूल करता है और सबसे पहले वो ये बताता है कि चूंकि मैं हाउसकीपिंग के लिए गया था, अंदर गया, अंदर जाके जब मैंने देखा कि जो रूपल अकेली है तो मेरी नीयत बिगड़ जाती है और मैं उसके साथ जो जबरदस्ती करने लग जाता हूँ। इस पर वो विरोध करती है और मैं जो उसका गला है वो गला चाकू से काट देता हूँ। पुलिस को ये बात तो समझ में आती है। दूसरी चीज़, विक्रम की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो जैसे खरोचने के मार्क्स सामने थे। जब पुलिस इस बात को पूछती है तो विक्रम इस बात को भी प्रॉपर पुख्ता नहीं बता पाता। अब पुलिस यहाँ पर जो है वो फिर सख्ती से पूछताछ करती विक्रम अटवाल से, क्योंकि सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर सपोज दैट विक्रम अगर अचानक गया था और उसकी नीयत खराब हो जाती है तो वो अपने साथ चाकू लेकर क्यों गया था। तो वो कहता है कि नहीं, मैं हमेशा अपने साथ चाकू रखता हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर वो चाकू अपने साथ रखता है चलो मान लिया, लेकिन इसके अलावा वो दूसरे कपड़े क्यों लेकर जाता है, वो चेंज क्यों करता है, इसका मतलब कि वो इंटेंशनली वहाँ पर गया था। और जब बहुत सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर विक्रम दोबारा से एक नई बात बताता है। वो कहता है कि मैं जब उस घर में जाता था तो चूंकि रूपल के पास हमेशा एक महंगी महंगी चीज़ें होती थी, महंगा फ़ोन होता था, लैपटॉप होता था, बहुत सारी एसेसरीज ऐसी थी जो महंगी महंगी होती थी, महंगी वॉच, महंगी सनग्लासेस। तो मेरी नीयत पलट जाती है और मुझे उसकी चीज़ों को लेकर एक क्रेज आने लग जाता है कि इतनी महंगी चीज़ें मैं भी रख सकता हूँ। और मैं ये सोचने लग जाता हूँ कि अगर वो इतनी महंगी महंगी चीज़ें रख सकती है तो इसका मतलब उसके पास बहुत पैसा है और इतनी अच्छी सोसाइटी में भी रह रही थी। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो मेरी नीयत पलट जाती है। उस दिन जब मैं गया था तो मैं इंटेंशनली ही गया था उसकी चीज़ों को लेने के लिए और पैसों को चुराने के लिए। और उसके बाद जब मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद जब मैंने उससे चाकू दिखाकर उसको छीनने की कोशिश की तो उसने विरोध किया तो फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे हाथापाई में होती है, हाथापाई में मेरे जो चेहरे पर और हाथों में निशान पड़ जाते हैं और उसके बाद फिर मैं चाकू से उसका गला काट देता हूँ। गला काटने के बाद मैं उसके बॉडी को जो है वो वॉशरूम में डाल देता हूँ। तो जब ये बात पता लगती है पुलिस को, पुलिस भी हैरान होती है एक बार के लिए, सिर्फ एक महंगी एसेसरीज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक इंसान ने एक होनहार लड़की का कत्ल कर दिया। मामला कत्ल का था। पुलिस जो है वो सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर चुकी थी। विक्रम की निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया जाता है और इसके अलावा उसकी जो यूनिफॉर्म खून से लथपथ थी वो भी बरामद कर ली जाती है। पुलिस हिरासत में विक्रम को भेज दिया जाता है। यहाँ पर चार्जशीट फाइल हो जाती है। जब उसको हिरासत में होता है विक्रम, उसी समय पर
पुलिस ये भी जांच करती है कि विक्रम के अगेंस्ट कोई और क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं, कहीं और भी उसकी कोई कंप्लेन है नहीं। तो इसका मतलब कि उससे पहले कभी उसने कोई क्राइम किया ही नहीं था। और ऐसा भी नहीं था, एक समझदार इंसान था, अच्छी खासी फैमिली थी, मैरिड था, 2 बच्चियां थी उसकी। लेकिन उसके बावजूद भी जब दिमाग में खुराफात फैली तो इस तरीके से फैली। इसके बाद पुलिस कस्टडी में ही होता है विक्रम के एक दिन, जो जेल का वॉशरूम होता है, जेल के वॉशरूम में विक्रम अपने ही पेंट से फांसी का फंदा लगा लेता है और सुसाइड कर लेता है। इस पर पुलिस वालों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वॉशरूम के अंदर पुलिस कस्टडी में एक इंसान ने सुसाइड कैसे कर लिया। इसकी भी तहकीकात चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं रूपल के जो पेरेंट्स थे वो इस बात की तसल्ली थी उन्हें कि अगर उसने रूपल का मर्डर किया है, मर्डर की, उसको सजा भी मिली है। और इस बात की उनको तसल्ली होती है। तो ये थी पूरी वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब सवाल जवाब के सिलसिले पर। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और मेरा सवाल था कि जो ह्यूमन बॉडी में, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो हड्डियों का ढांचा है, और हमारे ह्यूमन बॉडी की जो हड्डियां हैं उसमें से सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो सवाल का जवाब है कि फेमर एक ऐसी हड्डी है जो हमारे थाइज में होती है, जो जांघ बोलते हैं, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ये तो था कल के सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। मेरा आज का सवाल है, गार्डन हमने बहुत देखे हैं, बहुत सुने भी हैं, लेकिन एक गार्डन है रॉक गार्डन। आपने बताना है कि रॉक गार्डन किस सिटी में है, आपको सिटी का नाम बताना है। तो मैं इंतजार करूंगी आपके जवाब का, तो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।